नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, 2020 का प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड किस श्रेष्ठ फिल्म को दिया गया था? यहाँ पर दिया गया है ट्रेन टू बुसान, जोकर, पैरासाइट या नीवस आउट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरासाइट फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। कब? 2020 में। ऑस्कर इतिहास में यह पहली बार है जब दक्षिण कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी जीती है। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? इस फिल्म के निर्देशक थे बॉन्ग जून हो। कौन थे? वॉन्ग जून हो, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार अकादमी पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑस्कर पुरस्कार किस रूप में प्रसिद्ध है? अकादमी पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध है और ये 92वां अकादमी पुरस्कार था जो लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया था। 2020 का जो ऑस्कर पुरस्कार है ये 92वां अकादमी पुरस्कार था जो लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला शिखर किस जिले में पड़ती है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर्वत शिखर शिला किस जिले में पड़ती है? यहाँ पर दिया गया है कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला किन्नौर जिले में स्थित है। जो शिला चोटी है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 70-25 या 70-26 मीटर। हिमाचल प्रदेश कम हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय में विभाजित किया हुआ है और हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां 6000 से 7000 के बीच है और ज्यादातर ये कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति के क्षेत्र में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला है जिसकी ऊंचाई है 7025 या 7026 मीटर। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है लियोपार्जिल। जो लियोपार्जिल चोटी है ये भी किन्नौर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? लियोपार्जिल की ऊंचाई है 6816 मीटर। जो लियोपार्जिल चोटी है ये पश्चिमी हिमालय में जास्कर रेंज के दक्षिणी छोर पर एक पर्वत शिखर है। लियोपार्जिल जास्कर श्रेणी के किस ओर स्थित है? लियोपार्जिल हिमालय में जास्कर श्रेणी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। जो लियोपार्जिल है ये भारत और तिब्बत के बीच हिमाचल प्रदेश में सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट आता है मुल्किला या मुकिला चोटी। जो मुल्किला या मुकिला चोटी है ये लाहौल स्पीति में स्थित है जिसकी ऊंचाई 6517 मीटर है। नेक्स्ट आती है गेफांग चोटी। जो गेफांग चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 6400 मीटर और ये कहाँ पर स्थित है? गेफांग चोटी भी लाहौल स्पीति में स्थित है। अब हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में, जैसे शिपकी। जो शिपकी चोटी है ये कहाँ पर है? शिपकी चोटी है किन्नौर में जिसकी ऊंचाई है 6068 मीटर। नेक्स्ट आता है मुल्किला। जो मुल्किला चोटी है इसकी ऊंचाई है 6520 मीटर और ये कहाँ पर है? ये है लाहौल स्पीति में। उसके बाद आती है मनीरिंग। जो मनीरिंग है ये कहाँ पर है? मनीरिंग चोटी स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट आती है किन्नर कैलाश। जो किन्नर कैलाश चोटी है ये कहाँ पर है? किन्नर कैलाश है किन्नौर में।
अगला प्रश्न, युआन किस देश की मुद्रा है? यहाँ पर दिया गया है जापान, चीन, इंडोनेशिया और नेपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, युआन चीन की मुद्रा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आधिकारिक मुद्रा क्या है? पीपुल्स ऑफ चाइना की आधिकारिक मुद्रा है युआन। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ पर देखिए जापान, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। यहाँ पर दिया गया है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है नेपाली रुपया। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और इसकी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा है श्रीलंका रुपया। नेक्स्ट आता है रूस, रूस की मुद्रा का नाम भी पूछा जाता है कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। और रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है? अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अगर आपसे पूछा जाता है कि तेहरान किसकी राजधानी है? तेहरान ईरान की राजधानी है और ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा है रियाल। अगला प्रश्न, यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्थित है? यहाँ पर देखा है जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम में ईयू का हेडक्वार्टर स्थित है। यूरोपियन संघ में कितने सदस्य देश हैं? यूरोपियन संघ में 27 सदस्य देश हैं। और यूरोपियन संघ का गठन कब किया गया था? यूरोपियन संघ का गठन 1993 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। यूरोपियन संघ का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शांति को बढ़ावा देना, समावेशन को बढ़ावा देना और भेदभाव का मुकाबला करना, एकीकृत आर्थिक और मौद्रिक प्रणाली स्थापित करना, व्यापार और सीमाओं के लिए बाधाओं को तोड़ना, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहन देना और चैंपियन पर्यावरण संरक्षण करना। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2020 में यूरोपियन संघ की सदस्यता को किसने छोड़ा था? 2020 में यूरोपियन संघ की सदस्यता को किसने छोड़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ने। किसने छोड़ा था? यूनाइटेड किंगडम ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर भी पेरिस में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? IMO का हेडक्वार्टर है लंदन में। राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर भी लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में वाणिज्यिक विमान का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर दिया गया है GD बिरला, JRD टाटा, सिंघानिया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, JRD टाटा भारत में वाणिज्यिक विमान का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? JRD का पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादभाई। और इन्हें भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है। और ये प्रसिद्ध व्यवसायी रतनजी दादा भाई टाटा के पुत्र थे। और इन्होंने 1929 में भारत में पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट बने थे। JRD टाटा को 1983 में फ्रांसीसी सेना से सम्मानित किया गया और 1955 और 1992 में इन्हें
पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर वह भारत का कौन सा राज्य बना था? यहाँ पर दिया गया है 14वां राज्य, 20वां, 18वां और 17वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर ये भारत का 18वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था बिलासपुर। कब? 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। कांगड़ा और पंजाब के अधिकांश अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को 1 नवंबर 1966 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि विशाल हिमाचल कब बना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1966 में हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल बना था। अगला प्रश्न, शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? यहाँ पर दिया है बैसाख, फाल्गुन, चैत्र या भादो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चैत्र माह शक संवत का पहला महीना होता है, जो कि 22 मार्च से शुरू होता है और ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ भी प्रयोग में लाया जाता है। शक युग पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? शक युग पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। माना जाता है कि शक युग की स्थापना कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है और ये चैत्र 22 मार्च से शुरू होने वाला वर्ष का पहला महीना है, जो बसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद का दिन है। अगला प्रश्न, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यहाँ पर दिया गया है श्रीमाओ भंडारनायके, चंद्रिका कुमारतुंग, जूलिया गिलार्ड और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमाओ भंडारनायके श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमाओ भंडारनायके, जो 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और उसने 3 कार्यकाल पूरे किए। ये 1960 से 1965 तक प्रधानमंत्री रही थी और उसके बाद ये 1970 से 1977 तक और उसके बाद ये 1994 से 2000 तक प्रधानमंत्री रही थी। यहाँ पर दिया गया है चंद्रिका कुमारतुंग, ये श्रीलंकाई राजनीतिज्ञ हैं और इन्होंने 2 नवंबर 1994 से 19 नवंबर 2005 तक श्रीलंका के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यहाँ पर दिया गया जूलिया गिलार्ड। जूलिया गिलार्ड ने 2010 से 2013 तक ऑस्ट्रेलिया के 27वें प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के रूप में कार्य किया और वह ऑस्ट्रेलिया इतिहास में पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस खिलाड़ी को 2020 ईस्वी का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट में दिया गया? यहाँ पर दिया गया है विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा उन 5 एथलीटों में शामिल थे जिन्हें 2020 के लिए देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। रोहित शर्मा सिर्फ चौथे क्रिकेटर बने हैं जिन्हें सचिन तेंदुलकर 1997 और 98 में मिला था और MS धोनी 2007 में और विराट कोहली 2008 के बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। रोहित शर्मा ने 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त किया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति ने निम्नलिखित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को
प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया था, जैसे कि क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा। नेक्स्ट है पैरा एथलीट मरियप्पा थंगाबेलु। जो राजीव गांधी खेल रत्न है, इसे आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता था, जिन्होंने 1984 से 1989 तक कार्य किया था। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चुना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था? यहाँ पर दिया गया है 1988, 1990, 1994 और 1996। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1952 में एक राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी, लेकिन 1988 की नीति ने अधिक संरक्षण और स्थानीय मुद्दों को शामिल करने पर जोर दिया था। भारत में राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और बहाली के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना है। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को 2018 में राष्ट्रीय वन नीति के मसौदे में बदल दिया गया है। नई मसौदा राष्ट्रीय वन नीति मार्च 2018 में शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि नई मसौदा राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था? नई मसौदा राष्ट्रीय वन नीति को 2018 में शुरू किया गया था। नई नीति जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर केंद्रित है और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियमित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण भारत में कब अधिनियमित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण 1986 में अधिनियमित किया गया था। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे कम वन किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे कम वन है हरियाणा में। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। यहाँ पर दिया गया है दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट, दूसरा है अवरक्त, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट वेव और माइक्रोवेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोवेव दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। यह हमारे घोषतंत्र द्वारा उत्सर्जित यांत्रिक तरंगों को नियंत्रित करती हैं। यहाँ पर दिया गया है यूवी वेव्स। जो यूवी वेव्स है, ये प्रकाश में दृश्यमान प्रकाश की तुलना में कम तरंग दैर्घ्य होती हैं। यह तरंगे मानव आंख के लिए अदृश्य होती हैं और कुछ कीड़े जैसे या भौरे उन्हें देख सकते हैं। यह उसी तरह है जैसे कोई कुत्ता मनुष्य की श्रवण सीमा के बाहर सीटी की आवाज सुन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड तरंगे है, ये दृश्यमान प्रकाश की तुलना में लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। यह प्रकीर्णन और अवशोषण के साथ अंतरिक्ष में गैस और धूल के संघनन क्षेत्र से होकर गुजर सकती हैं। सूरज की रोशनी, आग, विकिरण या किसी ताप ए वगल से जाने पर हमें जो ऊष्मा महसूस होती है वह अवरक्त होती है। यहाँ पर दिया गया है विजिबल लाइट। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वर्णक्रम
का एक हिस्सा है जो आंखों को दिखाई देता है। यह लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। इस दृश्य वर्ण क्रम में लाल वर्ण की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी और आवृत्ति सबसे कम होती है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पर दिया गया है त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो कर्क रेखा है ये उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है? यह भारत में 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? इसमें आएगा, सबसे पहले आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।